कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगे तो उनके साथ कौन कौन है जो शपथ ले सकता है, वो कौन कौन से चेहरे हैं। लेकिन इससे पहले एक बात मैं साफ कर दूं कि अभी ये जानकारी आई है कि अमित शाह, जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर, राजनाथ सिंह, कुछ ऐसे नाम हैं जो फिर से प्रधानमंत्री मोदी के साथ शपथ लेंगे कल प्रधानमंत्री के पद की तीसरी बार। लेकिन अंजीत है मेरे सहयोगी मेरे साथ। अंजीत, अभी जिन नामों की चर्चा चल रही है, मैं चाहती हूँ वो पहले आप दर्शकों को बता दें, फिर एक एक करके इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। देखिए, दो चीजें, एक तो जैसे आपने जिक्र किया कि जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर शपथ ले सकते हैं। लगता है हिमाचल से एक ही व्यक्ति शपथ लेगा। हाँ। और वो अभी तय हो जाएगा, या हो सकता है दोनों भी ले सकते हैं, ये तो प्रधानमंत्री का है। लेकिन जो बीजेपी के जो जीते नेता हैं उनमें तो देखिए अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये बड़े चेहरे हैं ही। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उन चेहरों का जो इनके सहयोगी हैं। अब आप देखिए सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व कहाँ कम हुआ है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जो मंत्री चुनाव हारे उसमें स्मृति ईरानी चुनाव हार गई, संजीव बालियान चुनाव हार गए, महेंद्र नाथ पांडे चुनाव हार गए, अजय मिश्रा टेनी चुनाव हार गए और मोहनलालगंज से कौशल किशोर चुनाव हार गए। तो बाकी जो जीते मंत्री जैसे पंकज चौधरी हैं, एसपी सिंह बघेल हैं, ऐसा लगता है कि इनको इस बार शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल तो रहेंगी ही, आप तो अनुप्रिया पटेल से बातचीत भी करके आई थी मिर्जापुर में। इसके अलावा जयंत चौधरी का मंत्रिमंडल में शामिल होना उत्तर प्रदेश से तय माना जा रहा है। उसके अलावा संजय निषाद के बेटे चुनाव हार गए हैं, ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव हार गए हैं, लिहाजा उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा। दूसरी जो सबसे अहम बात है, अब बिहार में आ जाइए। बिहार में मांझी हैं, जितना नाम मांझी हैं। उपेंद्र कुशवाहा भले ही चुनाव हार गए हैं, चिराग पासवान का भी तय है क्योंकि उनका जो स्कोर है वो 100% है। तो चिराग पासवान जाएंगे, उनके यहाँ खाद्य रसद मिलता रहा है उनको, तो इस बार हो सकता है वो खाद्य रसद मिलता रहे। इसके अलावा आप देखिए कि जहाँ सीटें कम हुई हैं, उत्तर प्रदेश में सीटें कम हुई, राजस्थान में सीटें कम हुई, इसके अलावा हरियाणा में सीटें कम हुई। तो जहां सीटें कम हुई हैं उनका प्रतिनिधित्व कैसा रहेगा, फोकस क्या रहेगा मंत्री बनाने को लेकर के? या तो फोकस ये हो सकता है कि जहां सीटें हारे हैं वहां से ज्यादा प्रतिनिधित्व बढ़ा दें, या जहां सीटें ज्यादा आई हैं वहां से बढ़ा दें। अगर वहां से बढ़ाते हैं तो आप देखिए कि बिहार में सीटें कम आई हैं। इसके अलावा अब मध्य प्रदेश में देखिए पूरी की पूरी सीटें आ गई। गुजरात में एक सीट छोड़कर के शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ी जिम्मेदारी बिल्कुल, ये तो कंफर्म लग रहा है। हाँ। ये तो कंफर्म लग रहा है शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। जेडीयू से कई नाम, सारे नाम चल रहे हैं। संजय झा का नाम चल रहा है, इसके अलावा ललन सिंह मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे उनको, और ललन सिंह मंत्रिमंडल। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर और किस किस का नाम आपको लगता है? क्या शिवराज सिंह चौहान का नाम इस रेस में है? मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष शायद नहीं बनेंगे, शिवराज सिंह चौहान मंत्री ही बनेंगे और बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। क्योंकि मैंने इसलिए मैंने पूछा कि शिवराज सिंह चौहान संगठन के नेता रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, वो सांसद रहे हैं, वो विधायक रहे हैं, इस वक्त सबसे ज्यादा प्रतिशत से वो जीते हैं, अंतर से जीते हैं। तो उनको लेकर एक अलग तबका है पार्टी में जो दबी जुबान में ये मांग कर रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दे दी जाए। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, जो अभी कुछ महीने पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री बदले गए थे, है ना। मध्य प्रदेश और राजस्थान में वसुंधरा की जगह भजनलाल जी को बनाया गया था। शिवराज सिंह चौहान जो कि आपको जीत दिलाने वाले मुख्यमंत्री थे और बड़ी जीत दिलाने वाले मुख्यमंत्री थे, उनको हटा दिया गया था। उसी समय से ये चर्चा थी कि अगर उन्हें हटाया गया है तो इसका मतलब है कि उनके लिए कोई और नई जिम्मेदारी पीएम मोदी या बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है उसके दिमाग में होगी। अब चूंकि वो लोकसभा चुनाव उनको लड़ाया गया, ना सिर्फ उनको लड़ाया गया बल्कि करनाल से इनको खट्टर को भी लड़ाया गया है, मनोहर लाल खट्टर को भी लड़ाया गया है चुनाव। तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, इनकी जगह शायद कैबिनेट में आएगी, कैबिनेट बनाएंगे। इसमें और एक बात और यहाँ में गौर करनी है कि इस बार वैकेंसीज कम है। इस बार वैकेंसीज कम है क्योंकि आपको अकोमोडेट करना है सहयोगी दलों को भी। पिछली बार हालांकि बीजेपी को दोनों बार में बहुमत था, लेकिन फिर भी बीजेपी ने सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में हिस्सा बनाया था, सीटें दी थी, लेकिन तब वो इतना कंपल्सन शायद नहीं था। लेकिन अब एक चीज और है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो उनका ये कहना था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, और इस नारे के साथ वो आगे बढ़े थे। लेकिन उस दौरान 45 मंत्री शायद बने थे 2014 में, फिर 19 में ये आंकड़ा बढ़ गया, ये 57 मंत्री शायद हो गए थे 2019 में। ये आप वो मिलाकर बता रहे हैं, राज्य मंत्री भी मिलाकर बता रहे हैं, क्योंकि 2019 में
2014 में जो जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली थी रंजीत, तो उस दौरान 14 लोग थे, 24 लोग थे, उसमें से 20 बीजेपी के थे जिन्होंने शपथ ली थी, 4 अन्य थे। हाँ, उसके बाद तो वो अलग मस- 2000 जब हम इसमें आ जाते हैं, 19 में आ जाते हैं, तो 23 ने शपथ ली थी, जिसमें से 20 बीजेपी के थे, 3 अन्य। उस वक्त ये मजबूरी नहीं थी। तो हाँ। इस बार जो मोदी की कैबिनेट है, जो मंत्रिमंडल होगा, या वो इस बार मंत्रिपरिषद। बहुत मंत्री परिषद जो होगा वो मंत्रिपरिषद। बहुत बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा भी हो सकता है, और हो सकता है अपने ही नंबर्स को कम किया जाए, तो कई सारे लोग चुनाव हार भी गए हैं, हमने ये भी देखा कई सारे लोग चुनाव हारे भी हैं। और दूसरी बात ये है कि परफॉर्मेंस, मान लीजिए कोई जीता भी चुनाव है, तो उसके इलाके के आसपास की सीटों पर क्या असर रहा, तो इसका भी एवोल्यूशन किया जाएगा शायद बीजेपी में। और दो नाम हम लोगों ने नए बना लिए, जैसे शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर, जिनके चांसेस है काफी ज्यादा बनने के। अच्छा, आप कह रहे हैं कि खट्टर अध्यक्ष बन सकते हैं? अध्यक्ष नहीं, उनको मंत्रिमंडल में शायद लिया जा मंत्रिमंडल में। सकता है, अध्यक्ष नहीं। और शिवराज सिंह चौहान को भी अब मंत्रिमंडल में देखिए लिया एक जो जाएगा। उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण चेहरा बनते थे महेंद्र नाथ पांडे, चंदौली से चुनाव हार हार गए। गए। अब बनेगा कौन इसमें? आप देखिए एक तो महेश शर्मा है जो नोएडा से आते हैं, इसके अलावा जितिन प्रसाद हैं, जितिन प्रसाद को तो जितिन उन्होंने प्रसाद- बड़ी जिम्मेदारी देने की बात पहले भी की। जितिन प्रसाद हैं, इसके अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं लक्ष्मीकांत जो वाजपेयी। कि राज्यसभा में हैं। तो किसको बनाएंगे? एक ये नाम हम भूल रहे हैं यूपी में, दिनेश शर्मा, दिनेश जो शर्मा, क्या डेप्यूटी ये सीएम आप रहे कुछ थे। लोगों को वापस यूपी भेजेंगे? नहीं, अब ये बड़ा बहुत इस यूपी बार में का जो मुझे समीकरण होगा, लगता ये है बड़ा यूपी में उतना ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सीटें कम है, तो ऑब्वियसली आप मंत्रिमंडल में भी 4 सीटें यूपी से कम ही आएंगे, क्योंकि आपको बाकी जगह लेकिन accommodate इन्हें करना यूपी है। आगे भी तो मजबूत करनी है। तो इतने ज्यादा मंत्री बनाने के बाद कौन सा यूपी मजबूत हुआ था? कई सारी बातें ठीक है, हैं। लेकिन वो ठीक है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अब हम आप आते हैं, अगर अलाइस पे अगर आप जाइए, तो अलाइस को आप देखेंगे तो आपको टीडीपी को आपको अकोमोडेट करना है, ठीक ठाक संख्या में अकोमोडेट करना है, जेडीयू को अकोमोडेट करना है, 2 हो गए। तीसरा जो शिंदे वाली शिवसेना है, वहां से आप लोगों को आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो अजित पवार वाले एनसीपी, भले ही एक आदमी जीता है उनका, 1 या 2 शायद, उनके भी एक आदमी को बनाना पड़ेगा। जयंत चौधरी का भी दावा रहेगा, जेडीएस का भी दावा रहेगा। तो जितने ये अलाइज हैं, इनके पर वो जो एक आंध्र प्रदेश की एक और पार्टी है प्रजा राज्यम, उनका भी दावा है। तो आपको, और अनुप्रिया पटेल हैं जो सिंगल ही जीत के आई, लेकिन पिछली बार भी ऐसा ही था, वो मंत्री बनी थी। तो मुझे लगता है कि इस बार कैलकुलेशन थोड़ी सी पिछली 2 बार से अलग है। नहीं, और आपको अगर नंबर कम करने हैं, जैसे आप बता रही थी कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, गवर्नेंस तो आपको मंत्रियों की संख्या आपको उतनी ही रखनी है जैसी आप पहले रखते थे, तभी आपका ये वाला नारा या ये वाला आपका नहीं, तो इस सिद्धांत बार तो रख पाने संभव नहीं है ना, इस बार तो ये नहीं हो पाएगा, इस बार तो चेंज होगा। अलाइंस को अकोमोडेट करेंगे तो फिर आपको और- अपने ही नंबर्स कम करने और पड़ेंगे। आप ये सिर्फ आप मंत्रियों पे बात मत करिए, आप लोकसभा स्पीकर पे भी बात करिए। जब संवैधानिक स्थिति आती है सरकार पर या कुछ ऐसी बात होती है, स्पीकर का पद बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन उसी के हालांकि साथ आज के आंध्र टॉपिक में उन्होंने प्रदेश में मंत्रिमंडल की बात करने के लिए कही थी, नायडू ने लेकिन मैं इस बात जानबूझ के को कर रहा हूं। नहीं, नायडू ने मांगा है इस पे पद, और आपको याद होना चाहिए वाजपेयी सरकार के टाइम पर भी उन्होंने इसी पद को मांगा था, हाँ। और ये उन्हें दिया गया था। हाँ, उस और फिर वाले उसके हो गए थे, बाद उसके बाद उनके फिर बाद मनोहर जोशी हो गए, मनोहर जोशी उनके हो देहांत गए के बाद थे, मनोहर देहांत जोशी के हो गए, बाद। और उसके बाद लेकिन सोमनाथ चटर्जी सीपीएम के थे, लेकिन जब ये यूपी की बहुत सरकार थी। हम जब हम मंत्रालयों की बात करते हैं, स्पीकर का पद तो बहुत महत्वपूर्ण बहुत है, महत्वपूर्ण और बीजेपी इसे बहुत जल्दी आसानी से अपने हाथ से नहीं जाने देगी, जो मुझे समझ में आता है। अलाइंस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है बीजेपी से ज्यादा, हम्म। क्योंकि उनको जो ये डर है इस समय हाँ, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे समर्थन से सरकार बन जाए और उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि तोड़ हम ही लिए। में तोड़फोड़ हो हम्म, जाए और बाद में बीजेपी में शामिल है। इसलिए भी ये कहा जा रहा है, आदित्य ठाकरे ने एक ट्वीट भी किया था, उन्होंने कहा था कि जो भी लोग अलाइ बन रहे हैं बीजेपी के, वो लोग स्पीकर हाँ, वो लोग स्पीकर का पद जो है अपने पास रखें। तो ये बहुत सारे देखिए कैलकुलेशन है, बहुत सारे इसमें पेच है। तो क्या कैलकुलेशन होगी, किसको स्पीकर मिलेगा, या डेप्यूटी स्पीकर का शायद टीडीपी ने मांगा है पद, ये भी कहा जा रहा है। टीडीपी को भी अकोमोडेट करना है, जेडीयू के पास आपको जाना है। मांझी भी अकेले सांसद है, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि मैं मंत्री लेकिन बनूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार कुछ और रखे या ना रखे, बट ये शर्त जरूर रखेंगे कि मुझे ऐसा लगता है जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं उन्हें हटा लिया जाए बिहार से। उनको हटा लिया जाए, और मंत्रालय में कितने मंत्री बनेंगे उसके अलावा ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि कौन सा मंत्रालय नहीं, दिया लेकिन ये जाएगा। बात बिहार पे नहीं हो रही, बात तो लोकसभा इलेक्शन की हो रही है ना, नहीं, लेकिन वो बाद में उसमें देख लेंगे। उसमें जब वो इस- मुझे लगता है कि अभी- 5 अभी राज्यों में वो चुनाव भी है अगले साल, जिसमें बिहार भी है, जिसमें दिल्ली भी है शायद, इसीलिए है मैंने ना? आपको बोला ये हो सकता है कि इस दौरान अभी जितने भी सिनेरियो बदल रहे हैं, अगर ऐसा कहीं कॉम्प्रोमाइज किसी पद से, मेरे पास माइक नहीं, अगर मेरी आवाज जा रही होगी तो किसी चीज से अगर नीतीश कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो एक खबर ये भी है कि वो इसमें अपना एक ये फैक्टर भी डालेंगे कि आपके 2 उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, इनमें से तो- किसी एक को हटा लीजिए। ये अभी भी हो सकता है। हाँ,
ये अभी भी हो देखिए, सकता जब है। डील हुई है आपको समर्थन देने की कि ऐसे वक्त हाँ, है तो जब आप अगर citizen कोई की shortage मंत्रालय नहीं कम है, ज्यादा कर रहे हैं तो आप वहां पर मानिए फिर हाँ, मेरी वो बात, तो- ये वो भी तो- हो सकता वो है। तो हर होगा। एस्पेक्ट पर सारे के सारे जो बॉक्सेस हैं उनको टिक किया जाएगा। हाँ। अंजिता, आप मुझे ये बताइएगा कि अभी आप जो देख रहे हैं, किन किन को कौन कौन सी जिम्मेदारी दी जा सकती है? आपका अपना आकलन क्या कह रहा है? किसमें, बीजेपी में या बाहर? दोनों मिलाकर बताइएगा देखिए, मुझे। जो आप जो 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 कमेटी है जो जिसमें सीसीएस है, छह कुल 6 कमेटियां हैं। पहले 4 होती थी, नरेंद्र मोदी के आने के बाद वो कुल 6 कमेटियां हो गई। तो जो सीसीएस है जिसमें वित्त है, रक्षा है, विदेश और गृह। विदेश और गृह है, ये तो बीजेपी नहीं जाने देगी और बहुत स्पष्ट कह दिया है कि ये मंत्रालय हम किसी को नहीं देंगे। इसके अलावा जो और कमेटियां हैं, कैबिनेट कमेटी ऑफ रिकमेंडेशन है, इसके अलावा 3-4 कमेटियां और हैं, उनमें जो मंत्रालय आते हैं उसको वो दे सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि रेल दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि रेल में अच्छा काम हुआ है, सड़क परिवहन में बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं तो ये मेरा मंत्रालय यहीं नहीं पर जाना ये चाहिए। सवाल था। अच्छे काम की नहीं बात नहीं, ये मेरा है ये कि सवाल था यहाँ अच्छा पे। काम वो लोग जो कह रहे हैं कि अच्छा काम हुआ है तो वो एक तबका है। एक तबका और है जो कह रहा है कि रेलवे में काम अच्छा नहीं हुआ। अच्छा इसलिए नहीं हुआ है कि जो आपके स्लीपर के कोचेस थे उनको एसी में तब्दील कर दिया गया। स्लीपर के कोचेस में आजकल जनरल के कोचेस की तरह भीड़ नहीं जाती नहीं, है। लेकिन ये तो हर उसमें है। जब हम नितिन गडकरी की बात करते हैं, कितने वो प्रोजेक्ट हैं जो टाइमलाइन में हैं और वो उन्हीं के अंडर में चल रहे हैं। और अगर हम जब जो अश्विनी वैष्णव की बात करते हैं, आप देखिए अभी ये कहा जा रहा है कि लगभग 85 से 90% देश के ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिस पर अंडर कंस्ट्रक्शन है काम। तो वो ये प्रोजेक्ट हैं कि बहुत मुश्किल होगा बीजेपी के लिए ये ट्रांसफर करना, ये लेना, क्योंकि नितिन गडकरी से नहीं लिया गया था। पिछले 10 साल से वो इस काम को संभाल रहे थे। हाँ, लेकिन पिछले 10 साल में स्थिति दूसरी थी। हो सकता है इन दोनों एलाइज में से किसी एक की तरफ से अगर ये डिमांड आई हो कि हमको सड़क परिवहन चाहिए, जहाज रानी चाहिए, रेलवे मिनिस्ट्री चाहिए, तभी हम देंगे। ये पर्दे के पीछे की बातें हैं। हो सकता है उन्होंने कहा हो सकता है ये लोग एग्री किए हो। कल ये स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन एक चीज और बताइए कि आपको क्या लगता है कि देखिए, सीसीएस का तो मुझे लगता है कि नहीं देंगे, नहीं देंगे क्योंकि लेकिन एक बार ऐसा हुआ था। हाँ। गठबंधन में भी ऐसा नॉर्मली होता है कि जो 4 मंत्रालय जो रायसीना हिल्स पर है, चारों सत्ताधारी पार्टी रखती है। कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर थी 2004 के, वो तो खैर अलग ही, फिर भी उसने चारों अपने पास रखे थे। हाँ ठीक है। भारतीय जनता पार्टी 180 सीटें लाई थी 99 में, लेकिन इसके बावजूद भी उन 4 में से एक पद यानी जॉर्ज फर्नांडिस को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था। उस तो वक्त ये गठबंधन की कई सारी मजबूरियां होती हैं। एक चीज और बताइए, 2014 में जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट का पहला फैसला था वो काले धन पे एसआईटी थी। हाँ। और जो 2019 में पहली कैबिनेट का फैसला था वो था किसानों के खाते में 6,000 रुपए। आपको क्या लगता है 24 में कौन सा ऐसा फैसला? अब तो फैसला भी पूछ के लेना पड़ेगा, ये लेने जा रहे हैं, करें कि ना करें? ये देखिए, अब बताओ तो करें कि ना करें ये फैसला? प्रतीकात्मक बातें होती है कि पहला फैसला लिया तो एक प्रतीकों की राजनीति करने वाली बात है। लेकिन अब स्थिति बदली है, लेकिन इतनी भी नहीं बदली है, क्योंकि देखिए जो इनके गठबंधन के जो एलाइज है, ऐसा कोई बात नहीं है कि ये एलाइज बाद में आए हो। इनके साथ मिलकर ही बीजेपी ने चुनाव लड़ा और एनडीए के साथ ही एनडीए की अम्ब्रेला के तहत चुनाव लड़ा। कल का संबोधन था प्रधानमंत्री का, अंजित आप और मैं दोनों थे उस दौरान जब हम सुन रहे थे उस संबोधन को। बहुत कॉन्फिडेंट संबोधन था और उन्होंने ये बता दिया था कि आने वाले 5 सालों में उनकी जो उनका विजन है, उनकी जो एक पूरा रोड मैप है वो तैयार है। हालांकि वो तो जो फैसला लेंगे फिर वो इतिहास बनेगा, तो हम बात करेंगे कि भाई 2024 में उन्होंने पहला फैसला ये लिया था। लेकिन अभी मुझे लगता है कुछ टाइमलाइन प्रोजेक्ट हैं सरकार के जिसको वो चाहेंगे। अभी इस बार जो मैं देख रही हूँ, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, ये लोग भागेंगे नहीं, ये अलायंस में है। ये लोग ना भागेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात हम जिसकी बात कर रहे थे कि इस बार इन्हें बिल भी कम पेश करवाने हैं। मतलब एक इनके लिए जो इनके बड़े बड़े जो टाइमलाइन में प्रोजेक्ट थे वो इन्होंने 10 साल के कार्यकाल में किए हैं। मसला जो मेरी नजर में है इस समय, मुझे जो लगता है वो है अग्निपथ योजना का मसला। अग्निवीर योजना, ठीक है। अग्निपथ योजना का नाम अग्निपथ है। और जो उसमें चयन होता है वो अग्निवीर है, वो अग्निवीर कहलाते हैं। एयरफोर्स वाले भी अग्निवीर, नौसेना के अग्निवीर और आर्मी के भी। ये बड़ा मतलब लोग मिस कर रहे हैं योजना का नाम, क्योंकि ऐसा है ना कि विपक्ष की तरफ से जो आंदोलन चलाया गया या जो मुद्दा उठाया गया उसमें भी यही कहा गया कि अग्निवीर योजना, तो लोगों की जुबान पर चढ़ गया। लेकिन वास्तविकता ये है कि योजना का नाम अग्निपथ है और जेडीयू मुखर हो गई है इस पर। हाँ, जेडीयू मुखर हो गई है। प्लस आप देखिए, आप ये देखिए कि बीजेपी को जो सीटें कम आई, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, ये वो स्टेट्स हैं जहां पर मिलिट्री के अंदर, आर्मी के अंदर सबसे ज्यादा जवान भर्ती होते हैं। और कहीं ना कहीं जमीन पर इस अग्निपथ योजना के जो साइड इफेक्ट थे वो दिखने लगे थे और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसको लेके बाद में ये लोग एनालाइज भी करेंगे तो उनको समझ में भी आ जाएगा। और ये एक ऐसी योजना जिसका कोई भी अपोजिशन पार्टी, बीजेपी तो नहीं करेगी क्योंकि बीजेपी ने तो ये फैसला लिया, लेकिन बाकी जो पार्टीज हैं वो इसके सपोर्ट में नहीं है। अब टीडीपी और जेडीयू, ये दो बड़ी पार्टियां हैं,
ये दोनों का क्या रुख रहेगा इस पर, क्योंकि जब अपोजिशन वाले इससे सवाल पूछेंगे पार्लियामेंट में तो ये इन लोगों के लिए जवाब देना मुश्किल होगा। मुझे याद है कि राजनाथ सिंह एक बार लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उनसे बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था इस अग्निपथ योजना को लेकर के, अग्निवीर योजना को लेकर के। उन्होंने कहा था नहीं, जरूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे, समीक्षा करेंगे। देखिए मुझे उसमें लखनऊ का उसमें एक बयान पेच याद आ उसमें रहा है। हाँ उसमें पेच ये है ना कि देखिए इन्होंने किया है जो 25% को परमानेंट करने की बात कर रहे हैं। जैसे जितने भर्ती होंगे उसमें से 25% को ही 4 साल बाद परमानेंट किया जाएगा, बाकी 75% को जाने दिया जाएगा। मुझे लगता है कि शायद उसमें कुछ अमेंडमेंट किया जाए और 25% को 50% कर लिया जाए, या हो सकता है 75% कर लिया जाए, या कुछ और भत्ते वगैरह बढ़ा दिए जाएंगे। कई सारे उसमें पेच है, जैसे कहा जाता है कि अग्निवीर अगर 4 साल तक ही उसको सारी सुविधाएं मिलती हैं और अगर 4 साल के भीतर ही वो कोई शहीद हो गया, कि 1-2 लोग हुए थे शहीद, तो फिर उसमें वो जो सुविधा फैमिली पेंशन है या बाकी सुविधाएं वो 4 साल तक ही रहती हैं, पैसे शायद बराबर दिए जाते हैं। तो ऐसे सारे जो पेच हैं इसमें या जो कमियां हैं, हो सकता है उनको अमेंड किया जाए। वापस तो नहीं लेंगे, जो मुझे नहीं लगता कि वापस ली जाएगी। और बहुत बड़ा फैसला इस बार वापस नहीं लेंगे। एक चीज ये होगा ना कि जो अलग कुछ उसमें अमेंड करें, कुछ सुधार किया जाए। अलग अलग जो कमेटियां हैं, जैसे मान लीजिए कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, इसमें सड़क परिवहन मंत्रालय है, कृषि है, वाणिज्य उद्योग है, एजुकेशन है, कौशल विकास है। तो अब मान लीजिए जैसे अलग अलग इस कमेटी में 3 अलग अलग पार्टियों के मंत्री हो गए, तो वो भी उसकी मीटिंग फिर उसमें सामंजस्य बिठाना ये बड़ा मुश्किल होना है। सबसे बड़ा मसला जो मुझे लगता है वो ये है, मंत्रियों की संख्या कोई बड़ा इशू नहीं है। मंत्रियों की संख्या कोई एक फॉर्मूला इजाद किया जाएगा। यूपीए सरकार को हमने देखा था, कवर किया था, एक फॉर्मूला बनता था, इतने सांसद पे एक एमओएस और एक कैबिनेट मंत्री, इतने सांसद, तो उस हिसाब से आप फॉर्मूले से आप दे देंगे। बड़ा मसला है, 15% बना सकते हैं ये। बड़ा मसला ये है कि मंत्रालय किसको कौन सा दिया जाए, किस पार्टी के पास कौन सा मंत्रालय जाएगा। रेलवे मिनिस्ट्री बहुत बड़ा पेच हो सकता है। अब जैसे हम बात कर, मैंने जो अभी तक देखा है, जब ऐसी नौबत आई है तो झारखंड से अगर कोई बनाया जाता है कैबिनेट में, मतलब मंत्री परिषद में, तो वो कोयला लेते हैं, है ना। अब बिहार से बनाया जाता है तो वो रेल मांगते हैं। तो ये सबको सब अपने आप को साथ के, रेल एक ऐसा मंत्रालय है ना जिससे आप अपने ना वोटर को कैटर करते हैं। एग्जैक्टली। बिहार और ऐसा स्टेट कितना है, मजदूर है जो देश के अलग अलग राज्यों में जाता है, तो आप ज्यादा ट्रेन चला के, फेरे बढ़ा के ट्रेन के, आप एक तरीके से एक मैसेज देते हैं अपने वोटर्स को कि हम लोग आपको कैटर, आपकी परेशानियों का इलाज कर रहे हैं, परेशानियों का आपका हम निदान कर रहे हैं। मैक्सिमम रेल मंत्री कहते हैं कि हमारे पास लोग आते हैं टिकट कंफर्म कराने के लिए। वही इशू आता है। आप देखिए लालू यादव बने रेल मंत्री बने, नीतीश कुमार भी रेल मंत्री रहे, रामविलास पासवान रेलवे मंत्री मिनिस्टर रहे, इवन ममता बनर्जी भी रेलवे मिनिस्टर रही। तो ये जो रूट है बॉम्बे टू ईस्ट वाला, चाहे बिहार बंगाल के लिए जाता है बॉम्बे से या दिल्ली से, इस पे उन लोगों का ध्यान रहता है, क्योंकि बहुत सारे प्रवासी लोग जो है इन राज्यों के बॉम्बे या तो दिल्ली फिर या इसके पंजाब में लिए रहते हैं। इंतजार करना होगा। तो 2014 में जो शपथ हुई थी वो 26 मई को हुई थी, 2019 में जो शपथ हुई थी वो 30 मई को होती है। अब कल इस बार सबसे बड़ा, इस बार हालांकि चुनाव आयोग ने भी बात माना कि चुनाव थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए अब तक तो वरना शपथ ग्रहण हो जाता। 9 जून को शपथ होना है, होना तो है। नजर बनी रहेगी, जो भी चेहरे होंगे हम आपको अपडेट हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।